छात्र, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 1 के हिंदी विषय के अंतर्गत जो साहित्य विविधा पेपर रखा गया है, सत्र 2 का पेपर नंबर 2, इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं का अध्ययन करना है। उसमें से आज हम एक कहानी अकेली, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने, इसकी कथा वस्तु देखेंगे। कथा वस्तु की ओर आने से पहले इस कहानी के पात्र। इस कहानी के प्रमुख 3 पात्र है। सोमा बुआ, सन्यासी महाराज अर्थात सोमा बुआ के पति, राधा भाभी, हरखू सोमा बुआ का बेटा, किशोरीलाल, विद्वानानंद, देवर, समधी, बड़ी बहू। बाकी सारे पात्र गौण पात्र है, उनका नाम उल्लेख हुआ है। एकाध दूसरा संवाद विद्वानानंद और बड़ी बहू का आया है। बाकी सारे गौण पात्र है। प्रमुख पात्र सोमा बुआ इस कहानी की है। सोमा बुआ की व्यथा, सोमा बुआ के अकेलेपन की समस्या इस कहानी के कथा वस्तु के केंद्र बिंदु में है। अतः सोमा बुआ की व्यथा की कथा अकेली इस प्रकार है। अकेली कहानी का उद्देश्य है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से एक बूढ़ी औरत की व्यथा को चित्रित किया है, जो परित्यक्ता है और अकेली है। परित्यक्ता का अर्थ हम आगे देख लेंगे। प्रस्तुत कहानी में अकेलीपन की समस्या को चित्रित किया है। अकेली कहानी की कथा वस्तु। कहानी के प्रारंभ में ही लेखिका ने सोमा बुआ का परिचय दिया है। वह कहती है, सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का अर्थ है जिस औरत को, जिस स्त्री को पति छोड़कर चला जाता है, उसे कहा जाता है परित्यक्ता। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ को पति छोड़कर चले जाते हैं। वह 11 महीने के लिए हरिद्वार जाकर रहते हैं। 1 महीने के लिए घर में आते हैं, इसलिए सोमा बुआ परित्यक्ता है। अकेली तो बन गई है पति के कारण। इसके साथ साथ वह क्यों अकेली बनी, इसका कारण भी लेखिका ने प्रारंभ में ही चित्रित किया है। उसका जवान बेटा हरकू की मौत हो गई है। हरकू के मौत के कारण पति को सदमा पहुंचा और पति भी घर बार छोड़कर, पत्नी को छोड़कर हरिद्वार जाकर रहने लगते हैं। केवल 1 महीने के लिए आते हैं। फिर भी 1 महीने के लिए आते हैं, लेकिन सोमा बुआ के साथ कभी भी वह मीठा व्यवहार नहीं करते। हर वक्त सोमा बुआ पर रुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं। वह अपना अकेलापन दूर करने का प्रयास करती है, कारण वह 11 महीने अकेले रहती है। 11 महीने उसे अकेलापन काटना है। वह अपना अकेलापन पास पड़ोस वालों के भरोसे काटती है। इसीलिए सोमा बुआ घर में, किसी के घर में मुंडन हो, छठी हो, शादी हो, गमी हो, बुआ पहुंच जाती है। इतना ही नहीं तो उस घर में वह छाती फाड़कर काम करती है, जैसा वह घर उसका अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि वह अपना अकेलापन दूर करना चाहती है। चाहे उसे कोई बुलाए न बुलाए, सोमा बुआ उनके घर सुख या दुख दोनों समारोह में पहुंच जाती है। यही बात पति महाशय को उचित नहीं लगती, इसीलिए पति महाशय सोमा बुआ पर क्रोधित होते हैं या उस पर व्यंग कसते हैं। वह कहते हैं, सोमा बुआ जबरदस्ती से दूसरों के घर में जो टांग अड़ाती है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात को लेकर सोमा बुआ बहुत उदास होती है, कारण वह 1 महीने के लिए घर में आते हैं और 1 महीने के लिए घर में आने के बाद भी 2 मीठे शब्द भी नहीं बोलते। उल्टा उनके आने के बाद सोमा बुआ का घूमना फिरना, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि वो टोकते हैं, बिना बुलाए उन्हें जाना पसंद नहीं है। अब की बार जब पति या सन्यासी महाराज जब घर आए थे, तो सोमा बुआ किशोरीलाल के बेटे के मुंडन के कार्यक्रम में बिना बुलाए गई थी। इसी बात को लेकर सोमा बुआ को टोकते हैं। सोमा बुआ बहुत दुखी होती है, उदास होती है और रोने लगती है। जब सोमा बुआ उदास होती है, दुखी होती है, तो वह अपनी व्यथा अपनी बहू, रिश्ते में जो बहू है राधा भाभी, उसे वह बताती थी। राधा भाभी के पास वह अपना मन हल्का करती थी। वह राधा को कहती है,
मैं इनसे कितना कहती हूँ, जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे। अकेले पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करो, यही इनकी अपेक्षा है। अर्थात वह हरिद्वार जाते हैं, आनंद मनाते हैं। 11 साल नहीं होते, वह 11 साल सोमा बुआ आस पड़ोस वालों के साथ हिल मिलकर वह अपना अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करती है। यही भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। यही सोचकर सोमा बुआ उदास होती है, रोने लगती है। राधा सोमा बुआ को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम बिना बुलाए जाती हूँ इसलिए वह ऐसा कहते हैं। तो सोमा बुआ का दुख या उदासी दूर करने के लिए राधा कहती है, चलो मैंने पापड़ बनाए हैं, अभी भून कर लाती हूँ, देखो तो कैसे बनाए हैं। इस प्रकार वह राधा सुमा बुआ को समझाती है। सुमा बुआ को समझाने के बाद उस वक्त सुमा बुआ अपनी उदासी को भूल जाती है और पुनश्च सप्ताह के बाद सोमा बुआ प्रसन्न दिखाई देती है और प्रसन्न मन से अपने पति को समधी के बेटी की शादी की बात बताती है। वह कहते हैं कि उनके देवर के ससुराल वालों के बेटी की शादी भागीरथी के यहाँ होने वाली है और वह यहाँ आकर शादी करने वाले हैं। उस वक्त पति महाशय मौन रहते हैं। इसका अर्थ सोमा बुआ समझ जाती है कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक वह शादी में न जाए। फिर भी सोमा बुआ शादी की बड़ी तैयारी करती है, शादी में जाने के बारे में सोचती है। उस वक्त बड़ी बहू, विद्वान ननंद, समधी जी आपको जरूर बुलाएंगे ऐसा उसे कहते हैं। इसलिए सोमा बुआ का उत्साह और बढ़ जाता है। विद्वान ननंद तो यहाँ तक कहती है कि मैंने देख लिया है, आपका लिस्ट में नाम है, आपके समधी जो हैं आपको जरूर बुलाएंगे। फिर भी सोमा बुआ को थोड़ी शंका है, कारण उनके देवर जी मरे हुए 25 साल हो गए हैं और 25 सालों में उनका कोई संबंध नहीं है। तब बड़ी बहू कहती है, भले ही 25 सालों में आपका संबंध नहीं आया, ऐसे कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है, जरूर आपको बुलाएंगे, आपका नाम लिस्ट में। इसलिए सोमा बुआ का उत्साह बढ़ता है। वह इधर उधर से शादी की खबरें लेकर रहती है और शादी में जाने की पूरी तैयारी करती है। अब वह हमेशा सफेद साड़ी पहनती है और शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना उचित नहीं है, इसीलिए उसे पीला कलर देती है। और फिर उसमें चमक नहीं है तो राधा से कलप लेकर उसे कलप लगाती है। लाल हरी चूड़ियां पहनती है और समधी जी बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा उपहार लेकर जाने के बारे में सोचती है। वह तो पुराने ख्याल की है, पुरानी पीढ़ी की है और नए पीढ़ी की लड़कियों को क्या अच्छा लगता है उसे पता नहीं। इसलिए वह राधा को कहती है, तुम्हें पता है नई लड़कियों को क्या पसंद है, समधी जी पैसे वाले हैं, मैं उन्हें अच्छा उपहार देना चाहती हूँ। वह राधा को उपहार लाने के लिए कहती है और राधा उसे उपहार लाकर देती है। उपहार जो लेकर आई है उसमें एक सोने की सिंदूरदानी है, एक साड़ी है, एक ब्लाउज का कपड़ा वह लेकर देती है। सोमा बुआ के पास उस वक्त तो केवल 7 रुपए थे और 7 रुपयों में ये सारी बातें, ये सारी चीजें आना आसान नहीं है। परंतु सोमा बुआ इसके लिए अपने बेटे की आखिरी निशानी तक खर्च करती है। आज तक कितने आर्थिक संकट आए, फिर भी सोमा बुआ ने अपने बेटे की आखिरी निशानी अंगूठी, ध्यान रखिए, आखिरी निशानी अंगूठी को बेचने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। पर अब की बार पैसे वाले समधी जी है, इसीलिए सोमा बुआ अपनी बेटे की अंगूठी तक बेच देती है और 7 रुपए में से 5 रुपए और अंगूठी वह राधा को देती है और अच्छी चीजें या अच्छा उपहार लाने के लिए कहती है, जिसमें से राधा एक सोने की सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा लेकर आती है। शादी की पूरी तैयारी होती है। सोमा बुआ में उत्साह है, परंतु अभी तक सोमा बुआ को शादी का न्योता नहीं आया, यानी शादी का बुलावा नहीं आया। फिर भी वह राह देखती है, वह बुलाएंगे, उसे ऐसा लगता है। दूसरे दिन पर वह शादी के बुलावे के लिए
राह देख रही है, छत पर खड़ी है, छत पर रुकी है और छत पर बैठी है कि शादी के लिए बुलावा जरूर आएगा। परंतु 3 बज जाते हैं फिर भी सुमा बुआ को शादी का बुलावा नहीं आता। तब राधा आवाज देती है, सुमा बुआ अभी तक नहीं गई। तो सुमा बुआ कहती है, 5 बजे का समय है, बुलावा जरूर आएगा। यानी उसे विश्वास है, समझी जी है, जरूर बुलाएंगे। 5 बज जाते हैं, अंधेरा छाने लगता है, फिर भी सुमा बुआ छत पर अनमनी सी बैठी है। तब रात के 7 बजे राधा आवाज देती है, सोमा बुआ आज खाना नहीं बनाना। सोमा बुआ कहती है, 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का है। फिर एकाएक सारी स्थिति को समझकर संयत स्वर में सोमा बुआ कहती है, अरे खाना क्या, अभी बना दूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना पर क्या पकाना। अनमने भाव से सोमा बुआ सारा सामान संदूक में रख देती है। साड़ी, सिंदूरदानी, ब्लाउज पीस, सारा सामान संदूक में रख देती है और फिर बुझे दिल से अंगीठी जलाने लगती है। इस प्रकार सोमा बुआ अपना अकेलापन दूर करने का प्रयास करती है। पति महाशय तो 11 महीने उसके पास नहीं रहते। उन्होंने उसके साथ शादी की है, उनकी जिम्मेदारी है सोमा बुआ का अकेलापन दूर करना। परंतु वह तो सन्यासी महाशय बन गए और हरिद्वार जाकर बसे हैं। 11 महीने सोमा बुआ इन्हीं पास पड़ोस वालों के सुख दुख में सम्मिलित होकर अपना अकेलापन दूर करती है। यही बात भी पति महाशय को उचित नहीं लगती, वो सोमा बुआ को टोकते हैं। इसी कारण समधी जी की शादी में सोमा बुआ जा नहीं सकी और वह अकेली रहती है, उदास रहती है। और यह अकेलापन मानो सोमा बुआ के लिए अभिशाप ही बन गया है। कारण पति महाशय सन्यासी महाराज बन गए हैं, 11 महीने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में रहते हैं और 1 महीने के लिए आते हैं और सोमा बुआ के आनंद में या सोमा बुआ के विचारों को पाबंदियां लगाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण सोमा बुआ के आनंद पर पानी फिर जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में एक अकेली नारी के, एक परित्यक्ता नारी के अकेलेपन की समस्या को मुन्नू भंडारी जी ने चित्रित किया है। यहाँ सोमा बुआ के अकेलेपन की व्यथा की कहानी समाप्त हो गई। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।